चलो तो अपना आज का टॉपिक है ऑफ थ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है, तो जो लोग पहले क्लास मिस किए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो लोग बस कोशिश करना समझने का। और ये तुम्हारा जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जाते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन करना। जैसे हम लोग का ये नेचुरल ये अपना ये है बिहेवियर है कि जब भी हम लोग कभी ऐसा नहाने जाते हैं तो होता है ना, वो जो जग जो होता है जिसको तुम लोग बोलते, जिससे हम लोग पानी उठा के नहाते हैं, तो सबने ऐसा किया होगा कि नहाने से पहले कुछ उसमें उसको उस प्लास्टिक वाले कंटेनर को या जग को हम लोग पानी में नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। और जब हम प्रेस करते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि उसको नीचे पानी में प्रेस करना इतना आसान नहीं है। ऐसा फील होता होगा कि वो पानी भी तुम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। क्या ऐसा कभी फील हुआ है तुम लोग को? बताओ तो, बोलो तो कि जब तुम उसको पानी के अंदर। हाँ बिल्कुल। तो वो सिर्फ उस जग के साथ ही नहीं होता है। दुनिया में कोई भी तुम ऐसा बॉडी ले लो, और जब तुम उसको पानी में चाहते हो अंदर लेके जाना, या जब वो पानी में होता है, या पानी छोड़ो कोई भी किसी भी लिक्विड में होता है, मतलब ये जो तुम्हारा जग वाला एक्सपेरिमेंट हम बोले पानी के साथ, वो तुम अगर ऑयल के साथ करोगे तो वहां भी तुमको सेम चीज ही फील होगा। तो हालांकि हम लोग वो ऑयल के साथ नहीं करते हैं, पानी के साथ सबने किया होगा, तो इसलिए मैंने पानी के साथ ही बताया। तो सिंपल सी कहानी ये है कि जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज्ड होता है, पार्शियली का मतलब कि हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर हो, फुल्ली सबमर्ज का मतलब होता है कि हो सकता है कि उसका कंप्लीटली पानी, कंप्लीटली वो लिक्विड के अंदर हो, पानी ही नहीं, लिक्विड मतलब तुम्हारा कुछ भी ऑयल या वाटर कुछ भी हो सकता है। तो वो लिक्विड उस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। समझ में आया हम क्या बोले? When a body is partially or fully submerged in a liquid, then the liquid exerts an upward force on the body, and that force is called upthrust, या उसको हम लोग बोलते हैं बायवंसी फोर्स। उसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, या उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बायंसी या फिर बायंसी फोर्स। समझ में आया ना? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। चलो तो ये हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया कि व्हेन अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड exerts an upward force on the body. This upward force is called upthrust or force of buoyancy। ये तुम हर जगह ये फील कर सकते हो। जब भी तुम अगर कोई एक वुडन ब्लॉक है या कुछ भी ऐसा कुछ भी, कोई भी ब्लॉक है, जब तुम उसको पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर चाहते हो सबमर्ज करना, तो वो लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता ही लगाता है। उसको हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं, या हाँ, फोर्स ऑफ बायोन्सी बोलते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुमको दिखे जाएंगे। और जैसे जब कोई इंसान स्विम करता है पानी में, तो वो स्विम करते समय भी उस पर वो लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है। जब सीप, तुम्हारा सीप या बोट पानी में तैरता है, तो वहां भी तुम्हारा अपथ्रस्ट फोर्स होता है उस वाटर का। मतलब कि अगर हम उस बोट को हवा में ऐसे रख दें तो हवा में वो फ्लोट नहीं करेगा, लेकिन वो पानी में फ्लोट करता है। मतलब पानी का कुछ कुछ खास बात तो था ना कि वो बोट फ्लोट कर रहा था, वो पानी तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ही लगाता है। तो ये सब बातें हैं, तुम लोग इसको याद रखना। या कोई भी तुम्हारा ऐसा ले लो, तो एक आप अगर ले लो आइसबर्ग, तो भी फ्लोट करता है पानी के ऊपर, तो वहां भी वो पानी उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है। क्यों? देखो, अगर इन सारे जो बॉडी थे, हमने जो नाम लिया सीप का या स्विमर का या आइसबर्ग का, उन पे अगर अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ नहीं लगेगा ना, तो तुम्हारा ऐसा बोलो कि वो फ्लोट या जो तुम बोलते हो स्विम, वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ मास होगा, तो अर्थ उनके नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, लेकिन फिर भी वो आपका जो आप होते हो, तो मतलब कोई स्विमर होता है या सीप होता है, वो नीचे सिंक नहीं करता है, मतलब कि उस पर कोई ना कोई अपवर्ड में भी फोर्स होता है, और वही फोर्स होता है अपथ्रस्ट, जो कि वेट को बैलेंस करता है। समझ में आया ना? और वही तुम अगर उस सीप को हवा में रख दो, तो अब जो अपथ्रस्ट था वो नहीं लगता है, या उतना नहीं लगता है, कम लगता है। ऐसे जो तुम्हारा हवा है, वो भी एक फोर्स लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन वो पानी वाले से बहुत कम होता है। इसलिए सीप तुम्हारा हवा में ऐसे नहीं चल पाएगा, या तुम हवा में स्विम नहीं कर पाओगे, तुम नीचे गिर जाओगे। सिंपल सी कहानी ये है। ओके। अब देखते हैं जरा कि ये जो अपथ्रस्ट है, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग अपथ्रस्ट, क्योंकि सब पे इक्वल
अमाउंट का अपथ्रस्ट नहीं लगता है, सब पे आपका डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का अपथ्रस्ट लगता है। जैसे मान लो कि फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास एक, तुमने वो बनाया है कागज का, वो जो होता है ना, पेपर का बोट बनाया है तुमने। और जब तुम पेपर के बोट को पानी पे रखते हो तो वो फ्लोट करता है, लेकिन जब तुम एक पत्थर को रखते हो वाटर सरफेस पे तो वो सिंक कर जाता है। होता है ना ऐसा? बोलो तो, बोलो। हाँ। ओके, तो ये इसका सिंपल सी कहानी ये है कि दोनों पे अपथ्रस्ट इक्वल इक्वल अमाउंट का नहीं होता है, सबका सब पे अलग अलग अपथ्रस्ट है। हम अगर स्विम कर रहे हैं तो मेरे पे अपथ्रस्ट कुछ अलग होता है। तो वही अपने को चेक करना है कि कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। और ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये बताने से पहले मैं तुमको एक लॉ बताना चाहूंगा। और उस लॉ का ही नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्योंकि क्योंकि हम तुमको अगर पहले फैक्टर बताएंगे तो फिर से आर्किमिडीज में वही कहानी आने वाला है। तो मैं एक बार पहले आर्किमिडीज बता देता हूँ, फिर तुमको फैक्टर्स बता दूंगा। तो इससे पहले हम लोग आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। और ये सब लोग याद रखना। तो ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये एक्चुअली अपथ्रस्ट के बारे में ही है, कि अपथ्रस्ट कितना लगता है। तो देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये प्रिंसिपल, और तुम लोग ये याद रखना, मैं इसको एक दो बार रीड भी कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट ऑन अ बॉडी upthrust on a body fully or partially submerged in a liquid is equal to the weight of the displaced liquid by the body। तुम लोग एक बार सब लोग इसको रीड करो, फिर मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। रीड कर लिया, देखो। इस प्रिंसिपल के अनुसार अगर कोई एक बॉडी किसी लिक्विड में या तो फुली सबमर्ज्ड है या तो पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो उस केस में उस बॉडी पे लिक्विड जो अपथ्रस्ट लगाता है वो होता है इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि अगर मैंने एक ब्लॉक को, मान लो ये मेरा एक ब्लॉक था और ये वाटर में पार्शियली सबमर्ज्ड है, सबको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाटर में पार्शियली सबमर्ज्ड है। अब मान लो कि इसका कुछ पोर्शन हमको दिख रहा है कि वो पानी के अंदर है। तो तुमको इतना बेसिक आइडिया होगा कि बॉडी का जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा, बॉडी उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस भी करता है, क्योंकि पहले वहां पे केवल लिक्विड था। अब आप उसमें कोई बॉडी लेके गए हो, तो मेरा जो बॉडी था वो तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो वो करेगा ना, आपका करेगा ऑक्यूपाई। तो वो जो लिक्विड होता है ना उतने वॉल्यूम का उसको वो डिस्प्लेस कर देता है, वहां से हटा देता है। और ये तुमको ऐसा फील भी होगा कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास अगर एक बकेट है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, अब तुम चाहते हो कि उसमें हम कोई और एक बॉडी को अंदर रखें, तो तुमको ऐसा फील होता होगा कि पानी उस बकेट से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जितना वॉल्यूम का अब बॉडी हम अंदर रखेंगे ना, उतना वॉल्यूम का मेरे को स्पेस चाहिए, लेकिन बाल्टी पहले से ही फुल था, तो पानी तुम्हारा बाहर गिर जाता है। समझ में आया ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये तुम लोग ध्यान रखना इसको। तो इस लॉ के हिसाब से अगर मेरा बॉडी लिक्विड में पार्शियली या फुली सबमर्ज्ड है, इस केस में वो पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो वो कुछ कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा। डिस्प्लेस का मतलब है ये कि वहां से हटाया होगा। और वो जितने वेट के लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उतना ही वो लिक्विड उस पर अपथ्रस्ट लगाता है। इसका मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि अगर मेरे बॉडी ने 1 लीटर वाटर को डिस्प्लेस किया है, 1 लीटर वाटर को डिस्प्लेस किया है, तो 1 लीटर वाटर का जितना वेट होगा, 1 लीटर वाटर का जितना वेट होगा, ये वाटर इस बॉडी पे उतना ही अपथ्रस्ट लगाएगा। ये कहानी सबको समझ में आया कि हम क्या बोले? बोलो तो जल्दी से, बोलो। हाँ हाँ हाँ, फिर से बोल रहे हैं, देखो। तुम पहले जो प्रिंसिपल है उसको एक बार वो करो, रीड करो। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट ऑन अ बॉडी fully or partially submerged in a liquid is equal to the weight of the displaced liquid by the body।
मतलब कि आप जब पानी के अंदर जाओगे तो आप जितने वेट का पानी को डिस्प्लेस करोगे, जितने वेट का पानी, अब वेट मतलब फोर्स होता है ना, तो जितने आप वेट का पानी डिस्प्लेस करोगे, पानी आप पे उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर ये ब्लॉक जब पानी के अंदर गया है, तो अगर उसने 1 लीटर वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस किया होगा, तो 1 लीटर वॉल्यूम वाले पानी का जितना वेट होगा, वो पानी उस पर उतना ही अपथ्रस्ट लगाएगा ऊपर की तरफ। आप समझ में आया हम क्या बोले? ओके। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको तुम लोग याद रखना। तो ये हुआ सिंपल सी कहानी। अब देखो ये अपथ्रस्ट क्या है, वो तो फोर्स ही है ना। तुमसे मान लो कोई पूछता कि यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट, तो क्या होगा बोलो? वो तो फोर्स ही है ना भाई, तो न्यूटन हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। अब देखिए ये तुम्हारा हो गया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम यूज करके एक फॉर्मूला करते हैं डिराइव। और उस फॉर्मूले का डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। बस तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, ऑफ थ्रस्ट ऑन अ बॉडी, देखो मैंने यहाँ लिखा है ऑफ थ्रस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, देखो मैंने यहाँ लिखा वी इन इंटू रो इंटू जी, और यहां पे तुम लिखो रो ऑफ लिक्विड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ थ्रस्ट। वी इन क्या था? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। तुमका तुमको उस बॉडी का उतना ही वॉल्यूम लेना है जो लिक्विड के अंदर हो, उसका पूरा वॉल्यूम तुमको नहीं लेना है। समझ में आया ना? जितना वॉल्यूम उसका लिक्विड के अंदर है, तुमको सिर्फ वही वॉल्यूम लेना है। समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर बॉडी मेरा फुल्ली सबमर्ज्ड होगा, अगर मेरा बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, तभी हम लोग उस बॉडी का पूरा वॉल्यूम लेंगे। अदरवाइज जब वो पार्शियली सबमर्ज्ड होगा, तो जितना वॉल्यूम उसका लिक्विड के अंदर होगा, उतना ही वॉल्यूम हम लेने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, रोल और लिक्विड, ये जो हमने लिखा है, तो इसको लिखो वी इन, ये था तुम्हारा वी इन। ये रो और लिक्विड जो हमने लिखा है, ये तुम्हारा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसमें मैंने बॉडी को सबमर्ज किया है। वो तुम्हारा वाटर भी हो सकता है या वो कोई ऑयल भी हो सकता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जी क्या है? जी इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तुम्हारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब तुमको क्वेश्चन में 10 मेंशन किया रहेगा, तो तुम 10 ले लेना। जब तुमको क्वेश्चन में इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेंशन किया रहे, तब तुम उसको 10 ले लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कहानी सबको यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे अपथ्रस्ट। तो देखो, अपने पास अभी अपथ्रस्ट फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला आ गए हैं। अब तुम कहोगे कि आपने तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखा है, तो एक्चुअली पहला फॉर्मूला मैंने डेफिनेशन में ही बोल दिया है कि अपथ्रस्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो अगर तुमको क्वेश्चन में बॉडी का, या ऐसा बोलो कि लिक्विड का कितना वेट डिस्प्लेस किया हुआ है, अगर वही दिया रहे, तो फिर वही आंसर हो जाएगा। अगर लिक्विड का कितना वेट डिस्प्लेस हुआ है वो ना देके तुमको ये दिया रहे कि बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर था, लिक्विड का डेंसिटी कितना था, तब तुम ये जो हमने फॉर्मूला दिया है उससे फाइंड करोगे। समझ में आया ना हम क्या बोले? बोलो जल्दी से। तो चलो, ये हमने आर्किमिडीज पढ़ लिया और वहां से एक फॉर्मूला भी लेके आ गए हैं। अब हम तुमको ये बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे अपथ्रस्ट डिपेंड करता है। तो बोलो तो जल्दी से। देखो तो तुमको पहला फॉर्मूला फॉर्मूला देख के पता चलेगा कि सबसे पहला जो है वो क्या है, कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, है ना? बोलो जल्दी से। देखो, जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा, अपथ्रस्ट उतना ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम किसी बॉडी को पानी के अंदर सबमर्ज कर रहे होगे, तो तुमको ऐसा फील होगा ना कि जैसे जैसे मेरा बॉडी पानी के अंदर जा रहा है, वैसे वैसे वो पानी उस पे जो फोर्स लगा रहा था अपवर्ड में, वो बढ़ते जाएगा। तो और तुम ये फील भी कर सकते हो। तुम लोग आज जाके अपने घर में ये वाला करना एक्सपेरिमेंट। तुम एक लंबा सा कोई वो ले लेना, बॉडी या कोई बॉटल ही ले लेना,
और तुम उसको पानी के अंदर डुबाना उसको, और देखना कि जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे तुमको फील होगा कि वो पानी बोतल पे और ज्यादा फोर्स लगाते जा रहा है। समझ में आया ना? तो वही हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा। ठीक है, समझे? ओके, वो तुमको देखो फॉर्मूला से भी वो दिख रहा होगा। सेकंड क्या है फैक्टर? सेकंड फैक्टर क्या है, बोलो तो, सोच के बताओ। वेरी गुड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और देखो हमको साफ साफ दिख रहा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जितना ज्यादा होगा, अपथ्रस्ट फिर से उतना ही ज्यादा होगा। और जी तो हम लोग बात करते हैं नियर अर्थ सरफेस, तो जी को हम लोग मान के चलेंगे कांस्टेंट, तो उसका भी हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ दो ही फैक्टर बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। समझ में आ गया ना ये कहानी? ओके, अच्छी बात है। अब मेरा सवाल ये है कि डेंसिटी आप अगर बढ़ाते हो लिक्विड का तो आप पे अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो लिक्विड है, एक में वाटर है और एक में है मरकरी, और हमने एक बॉटल लिया और एक बार उसको सबमर्ज किया वाटर में, और एक बार मैंने उसको सबमर्ज किया है मरकरी में, तो कौन से केस में उस पे अपथ्रस्ट ज्यादा होगा बताओ तो, सोच के बताओ। अब तुमको ये तो है ना ये आइडिया कि व्हाट इज द, हाँ वेरी गुड, मरकरी वाले केस में अपथ्रस्ट ज्यादा होगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ मरकरी ज्यादा होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उतना टाइम्स ज्यादा तुम पे अपथ्रस्ट लगेगा। मतलब कि उस बॉटल को मरकरी के अंदर तुमको सबमर्ज करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तुम पे मरकरी बहुत ही ज्यादा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा। तो ये सब बातें तुम लोग याद रख सकते हो। देखो, कु- ये जो हमने यहाँ पे लिखा है वन और टू वाला फैक्टर, इसको तुमको तुम्हारे आसपास बहुत सारा ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल्स तुमको दिख भी जाता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम वाला, कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड अगर बढ़ेगा तो उस पर अपथ्रस्ट बढ़ता है। और ये जो तुम्हारा है ना कहानी अपथ्रस्ट वाला, ये ओनली लिक्विड के लिए ही नहीं है वैलिड, ये तुम्हारा गैस के लिए भी होता है वैलिड, मतलब कि हवा के लिए भी ये वैलिड है। हालांकि अपने को पढ़ना है अभी सिर्फ लिक्विड के लिए, समझ में आया ना? और इसका बेस्ट आप एग्जांपल सोच सकते हो कि देखना कि जब हम लोग हवा में एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं और एक फीदर को ड्रॉप करते हैं, तो सबको ऐसा फील होता होगा कि स्टोन जो होता है वो जल्दी फॉल कर जाता है, फीदर जो होता है वो थोड़ा धीरे फॉल करता है। हालांकि सबको, सबने अगर बेसिक के तुमको न्यूटन्स लॉ का आइडिया होगा, या तुमको अगर बेसिक फिजिक्स का आइडिया होगा तो तुमको ये पता है कि जितने भी बॉडी होते हैं वो जब फ्री फॉल में होते हैं तो सब सेम रेट से फॉल करते हैं। सेम रेट का मतलब ये हुआ कि सबके सब सेम एक्सीलरेशन से फॉल करते हैं। अगर और हम अगर उसका बात करें तो वो फीदर और वो स्टोन दोनों ही सेम स्पीड से फॉल करने चाहिए, या आप जब उन दोनों को सेम हाइट से छोड़ोगे तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, सबको पता है। तो इसका क्या है रीजन? इसका रीजन ये है कि जब हम लोग फिदर और स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वहां हमारे आसपास हवा है, और हवा भी अपथ्रस्ट लगाता है। अब स्टोन का क्या होता है कि स्टोन का वॉल्यूम कम है, तो स्टोन का वॉल्यूम कम होता है तो उससे हवा अपथ्रस्ट कम लगाता है, और अपथ्रस्ट कम लगाता है ऊपर की तरफ, तो मतलब कि वो जल्दी जल्दी नीचे फॉल करता है। लेकिन जो तुम्हारा फीदर होता है ना, उस पर तुम्हारा अपथ्रस्ट ज्यादा होता है क्योंकि फीदर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो तुम्हारा स्लोली स्लोली फॉल करता है। तो सिंपल सी कहानी है कि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा होने से अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, ऐसा आप यहाँ पे फील कर सकते हो। या इसका एक और आप एग्जांपल कह सकते हो कि जब तुम लोग कार या बस से कहीं जाते हो या बाइक पे ही जाते हो तो सबने ऐसा किया होगा कि जब हम लोग अपना हाथ बाहर वो निकालते हैं कार से, और जब मेरा फिंगर्स स्ट्रेच होता है उस केस में तुमको ऐसा लगता होगा कि हवा का फोर्स तुम पे लगता है ज्यादा, और जब वही तुम अपना मुट्ठी बंद कर लेते हो तो तुमको हवा वाला फोर्स कम लगता होगा। होता है कभी ऐसा? तुम लोग कभी किया है? हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, चलती गाड़ी से विंडो के बाहर हाथ नहीं निकलना चाहिए, लेकिन सबने ऐसा किया होगा, मेरे को भरोसा है क्योंकि हमने भी किया है। बोलो तो, अरे कभी किए हो ये सब?
हेलो। क्या हुआ थे? ये तो गुस्सा क्या हो गया? हेलो। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा होने से, और जो तुम्हारा हमने बताया कि डेंसिटी वाला, कि जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा, वो तुम तो मरकरी के साथ अगर हो तो कर ही सकते हो, ऐसा है या मान लो ऐसा होता है, ठीक है, कि डेंसिटी ज़्यादा होने से अपथ्रस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी अपना बनेगा, वो हम लोग करेंगे बाद में, थोड़ा करेंगे अभी। पहले तुम लोग एक बात और जान लो। देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड एपरेंट वेट। अच्छा, वो तुम लोग में से वो किसी को करने आता है, स्विमिंग करने? किसी को भी बोलो तो। आता है क्या? ओके। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तुमने कभी पानी में डुबकी लगाया है? कभी ऐसा तुम गए हो नदी में या स्विमिंग पूल में? तो ये सब सबने किया होगा मेरे ख्याल से। ओ, अच्छा, तुमने नहीं किया, बाकी लोग कोई किया है क्या कभी पानी के अंदर डुबकी लगाना? देखो, अगर क्या किए तू? ओके, देखो तो मेरा मतलब कि अगर किसी ने किया होगा तो फिर ये तुमको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। देखो, होता क्या है ना कि जब कोई भी बॉडी पार्शियली या फुली सबमर्ज होता है लिक्विड में, तो वो लिक्विड उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट बोलते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं रियल एंड एपरेंट वेट का। रियल वेट होता है जो मतलब कि आपका एक्चुअल वेट ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड अभी है फिलहाल, हम अगर जाके किसी वेइंग मशीन पे बैठ जाएं तो मेरा जो वेट वहां पे होगा वो मेरा हुआ रियल वेट, हम उसको बोलते हैं। और एपरेंट का मतलब होता है कि आप जो फील करते हो, और आप जो वेट फील करते हो वो आपके रियल से अलग भी हो सकता है, वो आपके रियल से ज्यादा भी हो सकता है, वो आपके रियल से कम भी हो सकता है, या वो आपके रियल के बराबर भी हो सकता है। वो करता है डिपेंड कि आपका केस कैसा हो। अच्छा चलो, ये इसको ये जो एपरेंट वेट वाला कहानी है, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक और चाहूंगा एग्जाम्पल लेना। पानी में डुबकी सबने नहीं लगाया होगा, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन सबने लिफ्ट में तो किया है, ट्रेवल किया है ना? बोलो सब लोग अब, लिफ्ट में ऊपर या नीचे कभी? ओके, सबने किया है लिफ्ट में। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो तुमको ऐसा फील होता होगा कि मेरा वेट बढ़ गया है या मेरा वजन बढ़ गया है? कभी ऐसा फील हुआ है तुम लोग को? और मान लो कि अगर तुमने आज तक अगर ऐसा नहीं सोचा होगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी लिफ्ट में जाना तो उसको सोचना, देखना कि जब लिफ्ट जाता है ना ऊपर की तरफ तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है, और दैट इज एपरेंट वेट, जो तुमको बढ़ा हुआ वेट फील होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेट। वही जब जब लिफ्ट नीचे आता है ना तो तुमको ऐसा फील होगा कि तुम्हारा वेट थोड़ा सा घट गया है, दैट इज ऑल्सो एपरेंट वेट। और जब हम लोग नॉर्मली ऐसे रहते हैं तो मेरा होता है, जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल वेट। हालांकि अपना वेट हमको फील नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही हमको हैबिट हो गया है कि सरफेस पे चलने का, अर्थ सरफेस, तो अपना वेट हमको फील नहीं होता है। हालांकि आपका वेट है, ये सब लोग मानते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ वेट है। साला क्या हो गया भाई इससे? हाँ, तो हमारा कुछ। ऋतु, if a body weighing 50 kgf in air and 49.5 kgf in water, then find upthrust on the body। सुन लिया? और थोड़ा जल्दी करना, लैपटॉप का बैटरी आधा हो गया है। वो
क्वेश्चन तो पहले मैं फिर से रीड करता हूँ, फिर समझाता हूँ कि इफ अ बॉडी वेइंग 50 kgf इन एयर एंड 49.5 kgf इन वाटर, देन फाइंड ऑफ थ्रस्ट ऑन द बॉडी। अब देखो kgf इज ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स, मैंने तुमको बताया था कि kgf इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये तुमको फोर्स ही दिया है, मतलब ये उसका वेट का ही बात कर रहा है, ये बॉडी के वेट का ही बात कर रहा है कि जब वो हवा में था, और हमने तुमको कहा था कि जब हवा में मतलब जो हम अभी जो अपना वेट जो मेरा है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल वेट, या उसको हम बोलते हैं रियल वेट। तो एक बॉडी जब हमने उसको हवा में वेट किया है तो उसका वेट था 50 kgf, और जब हमने उसको पानी में वेट किया, पानी में, तब उसका वेट हुआ है 49.5 kgf। अब देखो तो उसका वेट क्या हो गया, घट गया है। मतलब कि दिस 49.5 kgf इज उसका एपरेंट वेट। समझ में आया क्या? दिस इज एपरेंट वेट, दिस इज रियल या दिस इज एक्चुअल वेट। और पानी में जाने के बाद उसका वेट क्यों घट गया है? क्योंकि पानी उस पर अपथ्रस्ट लगाया होगा। अब समझ में आया क्वेश्चन? बोलो। और हमने अभी जस्ट सीखा है कि वेट एपरेंट इक्वल टू वेट एक्चुअल माइनस अपथ्रस्ट। अब बस देखो तुमको खाली वैल्यू पुट करना है। कितना है वेट एपरेंट? तो 49.5 kgf। वेट एक्चुअल कितना था? तो 50 kgf माइनस अपथ्रस्ट। तो यहाँ से अपथ्रस्ट कितना आएगा? देखो 0.5 kgf ना। बोलो, समझ में आया? अब देखो, अब ये तुम्हारा 0.5 kgf आया, तुम चाहो तो इसको न्यूटन में भी चेंज कर सकते हो। हालांकि तुम अगर kgf में भी छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही है, कोई कष्ट वाली बात है नहीं। तो इसको हम चाहें तो न्यूटन में भी चेंज कर सकते हैं। और मैंने तुमको बताया था कि अगर तुम लोग को याद होगा तो 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन, याद है? तो 0.5 kgf इज तो 0.5 इंटू 9.8 न्यूटन, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4.9 न्यूटन। तो इस पे जो अपथ्रस्ट है, या तो आप उसको बोल सकते हो 0.5 kgf, या तो तुम उसको बोल सकते हो 4.9 न्यूटन। ठीक है? ये जो फॉर्मूला आया है एपरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट, इसको तुम लोग याद रखना। अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा फ्लोटेशन, वहां भी हम ये वाला फॉर्मूला लेके आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो करेंगे फ्लोटेशन, तो उस पर सब लोग इसको याद रखेगा। तब तक चलो हम लोग आर्किमिडीज वाले पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो एक क्वेश्चन है कि when a body of mass 2 kg is submerged in a liquid, it displaces liquid of weight 0.5 kgf। तो 0.5 kgf इज और कीवर्ड, मतलब वो जो मेरा बॉडी था वो 0.5 kgf वेट का लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है। तो अब तुमको जाना पड़ेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। ओके, तो पूछा है तुमसे कि फाइंड अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी एंड एपरेंट वेट। सॉल्व हो जाएगा ना? बोलो। क्वेश्चन के अनुसार मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg। तो इफ मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, मतलब कि मेरा एक्चुअल वेट कितना आने वाला है? मतलब कि मेरा एक्चुअल वेट आने वाला है 2 kgf, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बोलो सब लोग, ये तो है ना श्योर कि अगर मेरा मास 2 kg है तो मेरा एक्चुअल वेट होगा 2 kgf। बोलो जल्दी से। ओके। ओके। और उसके बाद बोला है कि इट डिस्प्लेस लिक्विड ऑफ वेट 0.5 kgf। इस बॉडी ने 0.5 kgf का के वेट का लिक्विड डिस्प्लेस किया है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था बताओ? कि बॉडी जितने वेट के लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उस पर उतना ही अपथ्रस्ट लगता है। और मैंने तुमको कहा भी था कि क्वेश्चन तुम्हारा दो टाइप से आ सकता है। एक, जब तुमको दिया रहे कि कितने वेट का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो इस क्वेश्चन में तुमको वही दिया हुआ है कि 0.5 kgf के वेट का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, मतलब सिंपल सी कहानी है, अपथ्रस्ट क्या होगा? अपथ्रस्ट इक्वल टू, बोलो जल्दी से, अब तो बोलो। हाँ, अपथ्रस्ट इक्वल टू 0.5 kgf। और ये हमने कैसे लिखा? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है? तो अपथ्रस्ट आ गया 0.5 kgf, तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब सेकेंड हमसे क्या पूछा है? एपरेंट वेट। तो हो गया ना भाई, क्या होता है एपरेंट वेट इक्वल टू
एक्चुअल वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट, एक्चुअल वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट, तो एक्चुअल वेट कितना होगा उसका, होगा 2 kgf। तो 2 kgf माइनस 0.5 kgf, मतलब 1.5 kgf हो गया। यही तो करना था, तब इसमें क्या तकलीफ था। अब तुम लोग एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमको वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड केजीएफ में दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूटन का चर्चा भी नहीं किया हुआ है। अगर तुमको वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड न्यूटन में दिया होता, हालांकि बहुत कम चांस है कि तुमको इस चैप्टर में न्यूटन का बात करेगा वेट वेट में सब में, तो मेनली केजीएफ में ही दिया रहता है। तो सिंपल सी कहानी है कि जो मास दिया रहेगा बस उसमें हम, जैसे अगर मास दिया था 2 kg तो हम कर दिए 2 kg, मास रहता 5 kg तो करते हैं हम लोग 5 kg। अगर मास होता 500 ग्राम तो बोलते 500 ग्राम फोर्स। तो तुम उसको न्यूटन में चेंज करने मत जाना इस चैप्टर में, फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्वेश्चन तुम पे बनेगा कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स बॉडी पे कितना होगा। तो पहले तुम सोचो कि इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो अगर उसके पास कुछ मास है तो उसका वेट लगेगा नीचे, लगेगा ना। तो मास था 2 kg, तो जो उसका एक्चुअल वेट होता है उतना ही उस पे लगता है फोर्स नीचे की तरफ। तो मतलब कि उस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आप जिसको बोलते हो, जो अर्थ उस पे फोर्स फोर्स लगा रही होगी। और वो कितना होगा, वो तुम्हारा होगा 2 kgf। तो 2 kgf उस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और अपथ्रस्ट कितना है, अपथ्रस्ट है तुम्हारा 0.5 kgf। और वो कितना है तुम्हारा, वो है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो तुम अगर चेक करो तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आने वाला है, 2 kgf माइनस 0.5 kgf। तो ये भी तुम्हारा 1.5 kgf ही आने वाला है। और इन दिस केस नेट फोर्स इज इक्वल टू एपरेंट वेट। देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू एपरेंट वेट। समझ में आया ना, इस लिक्विड वाले केस के लिए। समझे कि नहीं समझे, बोलो जल्दी से, अरे बोलो। ओके।